हाय गाइस, वेलकम टू एडुमंत्रा। माय नेम इज धनलक्ष्मी मरीदा और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी। यस, मैं इसे कहानी कह रही हूँ क्योंकि इसे अगर आप एक चैप्टर मानकर चलेंगे तो इसे पढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। और जैसा कि मैंने सुना है कई सारे बच्चों से, हिस्ट्री जो है एज अ सब्जेक्ट बहुत ही बदनाम करी जा रही है सोसाइटी में कि हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग सा सब्जेक्ट है। और मैं ये कहती हूँ कि जो भी बच्चे हिस्ट्री को बोरिंग समझते हैं वो इसलिए समझते हैं क्योंकि वो हिस्ट्री को सुनते नहीं, पढ़ते हैं। हिस्ट्री को अगर आप पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली बोर हो जाएंगे। अब आप मुझे बताइए, जिन्होंने भी मूवीज़ देखी है जैसे बाजीराव मस्तानी, पद्मावती, व्हाट वाज दैट, तानाजी, ये सारी मूवीज़ देख के आप बोर हुए? नहीं, दीज मूवीज़ वाज सुपर हिट। सुपर हिट क्यों हुए? ये तो हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, राइट? यानी कि हिस्ट्री में दम है, हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट है कि एक मूवी सुपर हिट हो सकती है। आज इनफैक्ट जो है बॉलीवुड में जो भी मूवीज़ बन रही है वो हिस्ट्री पे ही बेस्ड है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को ही क्यों ना हम एक हिस्टोरिकल स्टोरी की तरह सुने। तो इस सेशन को अब आप एक लेक्चर की तरह ना सुने और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जो मैं सुनाने जा रही हूँ उस तरीके से देखेंगे तो बहुत ही आपको मज़ा भी आएगा, प्लस आपको पूरी याद भी हो जाएगी। ठीक है, सो नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं तुरंत, बस सुनते रहिए। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है एक कंट्री है फ्रांस, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे जो है अन्याय हो रहे थे। ठीक है, इनजस्टिस, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनजस्टिस, उस इनजस्टिस की वजह से कुछ लोगों ने मिलकर क्या किया? रेवोल्यूशन किया। और रेवोल्यूशन यानी बगावत करने के बाद क्या हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। और उस फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या हुआ? मोनार्की का एंड। मोनार्की यानी राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र यानी बहुत सालों पहले। ठीक है, ये कहानी शुरू होती है 18वीं सेंचुरी में, यानी 1700s जो है उस एरा के टाइम पर फ्रांस में मोनार्की था, राजा का रूल था। ठीक है, राजतंत्र। तो राजा का रूल, हम इतिहास गवाह है, जहाँ भी राजा का रूल होता है वहाँ बगावत ही होती है क्योंकि बैलेंस नहीं हो पाता सोसाइटी में, करप्शन आता है। तो वैसे ही कुछ करप्शन और इम्बैलेंस की कहानी के वजह से 18वीं सेंचुरी में फ्रांस में कुछ लोगों ने मिलकर बगावत किया और मोनार्की को एंड कर दिया, यानी राजतंत्र को, राजा के रूल को एंड कर दिया और ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी लाए। तो ये है हमारी स्टोरी। ठीक है, सो यहाँ देखिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीन, लिबर्टी यानी फ्रीडम, इक्वालिटी यानी एकता, और फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व, भाई बंधु की भावना, ब्रदरहुड, ये तीनों जो है मेन गोल था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। या किसी भी अच्छी कंट्री का आप देखो, जो भी कंट्री खुश है, सुकून में है, सक्सेसफुल है, यहाँ पर उस कंट्री में इन तीनों चीज़ का बराबर से बैलेंस है। ठीक है, सो ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, कुछ वैसा ही जैसे हमारे इंडिया में हुआ था, आप उससे जोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ऑल राइट, सो पहले हम देखते हैं कि उस वक्त फ्रांस में माहौल कैसा था। ठीक है, जैसे हमारे देश में अलग अलग कैटेगरी होती थी लोगों की, वैसे ही फ्रांस में बहुत सारी कैटेगरीज में लोगों को बांटा जाता था। ठीक है, तो मेजर 4 कैटेगरी ऑफ यू कैन से क्लास थी। ठीक है, लोगों की क्लास यानी मॉनेटरी यानी पैसे के हिसाब से उनकी 4 कैटेगरी थी। ठीक है, ओल्ड रेजीम कहते हैं, पुराना सिस्टम था ये। सबसे पहले आता था राजा, ऑफ कोर्स बिकॉज मोनार्की है, और आपको भी पता है राजा सबसे पावरफुल होता है, राजा के पास सारी लैंड थी, यानी पूरी ज़मीन राजा की थी। उसके नीचे नोबल्स आते हैं, नोबल्स बहुत रिच लोग जो थे, लैंडलॉर्ड्स, वो सारे नोबल्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आते थे नाइट्स, नाइट्स यानी सोल्जर्स। ठीक है, वॉरियर्स, सोल्जर्स, ये सारे आते थे। और सबसे लास्ट में आते थे कॉमन मैन यानी पेजेंट्स। ठीक है, पीजेंट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, पेजेंट्स है। कॉमन मैन है वो सबसे लास्ट में आते थे। और इनका एक सिस्टम था, ये एक पिरामिड था। इसको हम डिटेल में अगर देखें तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, राजा के पास मैंने कहा पूरी लैंड थी। ठीक है, वो उस लैंड का जो मेजर हिस्सा है इन बड़े लोगों को यानी नोबलमैन को दे देता था। ठीक है, क्योंकि इक्वालिटी नहीं थी, सो सबसे अमीर जो लोग होते थे उनको सबसे ज़्यादा जो है लैंड दे दिया जाता था। ठीक है, फिर ये लोग देखो, लेन देन का सिस्टम है, राजा ने दिया लैंड नोबल लोगों को, नोबल लोगों के नीचे जो आते हैं नाइट्स यानी उनके जो सोल्जर्स है, उनको नोबल लोग क्या देते थे? वो लोग उनको थोड़ा सा हिस्सा देते थे लैंड का। ठीक है, शेल्टर भी देते थे, रहने की जगह, प्रोटेक्शन देते थे,
और साथ ही साथ फूड यानी रहना, रोटी कपड़ा मकान जो है नोबल्स की तरफ से नाइट्स को आती थी यानी सोल्जर्स को आती थी। यही सोल्जर और थोड़ा सा हिस्सा जो है, छोटा सा हिस्सा लैंड्स का बचा हुआ इन पेजेंट्स को देता था, जो गरीब लोग हैं, कॉमन लोग हैं, फूड और शेल्टर के जो है बदले में। अब ये जो कॉमन मैन हैं ये एक्चुअल में फार्मिंग करते थे या बाकी सारे जो भी लेबर के काम हैं वो ये सारे करते थे। उसके बदले वो जो सोल्जर्स हैं उनको रेंट देते थे, ठीक है, रेंट देते थे और इवन जो उपजाई हुई ज़मीन है वो भी उनको दे देते थे और उसके बदले थोड़ा सा हिस्सा आता था खाने पीने का। सोल्जर्स क्या करते थे, यही उपजाई हुई ज़मीन जो है नोबल लोगों को दे देते थे। साथ में वो लोग प्रोटेक्शन यानी मिलिट्री सर्विस, मतलब अपने आप को एज अ मिलिट्री प्रेजेंट करते थे इनके पास, ठीक है, अपनी सर्विस देते थे। ये नोबल लोग, जब राजा उनको सारी ज़मीन दे देता है या मोस्ट ऑफ द ज़मीन देता है तो ये नोबल लोग उसके बदले में उनको यही मिलिट्री दे देती थी फॉर द किंग्स प्रोटेक्शन, ठीक है। सो ये जो है एक सिस्टम था। अगर आप देखेंगे यहाँ से शुरू होकर पिरामिड वहाँ पर ख़त्म होता है, लैंड यहाँ तक पहुँचता है और फिर यहाँ से सर्विसेज वापस जाती है, लेकिन इनको बदले में सबसे कम मिलता था, ठीक है। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी जो है स्थापित हो गई, एस्टैब्लिश हो गई। फिर आगे क्या हुआ, आगे देखिए कि वो जो सोसाइटी थी वो 3 मेजर एस्टेट्स, हम कहते हैं, कहने के लिए एस्टेट है यानी लैंड से जुड़ी 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड थी, ठीक है, क्लासेस, उनको एस्टेट कहते हैं। हमें लगता होगा जो मर्चेंट्स है, जो नोबल है वो सबसे टॉप में आते हैं। नो, वो टाइम पे एक्चुअल में फ्रांस में सबसे अमीर या सबसे रिस्पेक्टेबल, सबसे ऊंची पोजीशन पे किंग भी नहीं था, क्लर्जी था। क्लर्जी यानी जो चर्च के लोग होते हैं, प्रीस्ट्स जो होते हैं, पुजारी वगैरह, वो सारे जो है चर्च से रिलेटेड। चर्च जो है ना वो टाइम पे राजा से भी ऊपर था, किंग से भी ऊपर उसकी पोजीशन थी। क्लर्च को फर्स्ट एस्टेट कहते थे और सबसे ऊपर है तो ऑफ कोर्स सबसे रेज भी होगा। ये वो टाइम है, देखो 18th सेंचुरी का टाइम, जब अंधविश्वास बहुत था, सुपरस्टिशन, इनमें बहुत मान्यता रखते थे लोग, ठीक है, भगवान में बहुत मान्यता रखते थे वो टाइम पे। तो जो क्लर्जी मैन थे वो चर्च के रिलीजन के नाम पे बहुत सारे पैसे भी ऐसे ही ऐंठते थे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पुजारी सबसे अमीर हैं, लेकिन सबसे अमीर होने के बावजूद ये लोग टैक्स बिल्कुल नहीं भरते थे। दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स, ठीक है, उनको टैक्स भरना जो है एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, जो कि अनफेयर है, राइट, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा इनके पास है, इन्होंने टैक्स भरना चाहिए, नहीं भरते थे बिकॉज सबसे टॉप पे आते थे। सेकेंड, नोबिलिटी आती थी, ठीक है, जो रिच, जैसा मैंने आपको बताया, लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, लॉर्ड जो भी है या फिर लेडी, इनका उनको उपाधि भी दी जाती थी, बहुत रिच थे। अगेन ये लोग भी टैक्स नहीं भरते थे, ठीक है, इनको भी टैक्स भरना एग्जम्प्टेड था, ठीक है। तो अब पैसे बहुत सारे आए हैं, लैंड बहुत सारी है। देखो आपको मैंने बताया था, अगर आप ये पोजीशन याद रख रहे हैं, यहाँ पर है नोबल पीपल, तो उनको इनकी मिलिट्री सर्विस भी मिल रही है, इनकी तरफ से लैंड भी, वो भी उपजाई हुई लैंड मिल रही है, फार्म्ड लैंड है, राजा की तरफ से बहुत सारा प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो उसके बदले दे आर वेरी रिच, ठीक है, दे आर वेरी रिच, बट स्टिल दे आर नॉट पेइंग टैक्स। जो थर्ड एस्टेट था, जो एक्चुअली 90% ऑफ द पॉपुलेशन था, यानी पूरी पॉपुलेशन, अगर आप देखिए फ्रांस पूरा एज ए कंट्री, कुछ 2% लोगों को छोड़कर 98% ऑफ फ्रांस जो है थर्ड एस्टेट यानी कॉमन मैन में आता था, यानी हम और आप, साधारण लोग। उसमें भी अगर आप देखोगे 3 सब कैटेगरी थी, उसमें भी कुछ लोग थे जो रिच थे, रिच बिजनेसमैन थे, मर्चेंट थे, कोर्ट ऑफिशियल्स थे, लॉयर्स थे, बट उनकी जो है तादाद स्टिल बहुत कम थी, ठीक है, उनकी जो मात्रा है वो भी कम थी। सेकेंड कैटेगरी पेजेंट्स एंड आर्टिसंस, जो खेती करने वाले या कुछ मजदूर टाइप है, तो वो सारे इसमें आते थे, उनकी भी तादाद ठीक ठाक थी, इतनी नहीं थी। लेकिन जो सबसे बड़ा जो एरिया है आप देखोगे, पूरी मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन की थी फ्रांस की, वो थे स्मॉल पेजेंट्स, बहुत ही छोटे लेवल के फार्मर्स, लैंडलेस लेबरर्स थे, वर्कर्स थे जिनकी खुद की ज़मीन भी नहीं थी, सर्वेंट्स, नौकर चाकर। सो फ्रांस में अगर आप इनबैलेंस देखेंगे तो 2% जो है टॉप के लोग, चर्च और नोबल लोग, सारा प्रिविलेज लेते थे, टैक्स बिल्कुल नहीं भरती थी, सारी जायदाद ज़मीन सब उनकी थी। 98% लोगों के पास कुछ नहीं था, ना घर, ना पैसा, ना कुछ, ठीक है, उसमें मेजॉरिटी जो थी।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हीं लोगों ने टैक्स भरना था, टैक्स इनको एग्जम्प्टेड नहीं था। तो कितना अनफेयर था, जिसके पास पैसा अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो ऐसे में बगावत कैसे नहीं होगी। तो आगे देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। थर्ड एस्टेट का जैसे मैंने कहा 3 कैटेगरी, रिच एंड देन द पेजेंट्स एंड देन द लैंडलेस लेबरर्स। उसमें जो सबसे रिच लोग थे, अगेन कॉमन मैन में, उनको इसकी प्रोनाउंसिएशन मैं आपको आज सिखाती हूँ, याद रखना, बोर्जवा, ठीक है, बोर्जवा, बोझवा नहीं, बोर्जवा, ठीक है। ये मर्चेंट्स थे जो एक्चुअली क्लास थोड़ा फिर भी एरिस्टोक्रेट क्लास कह सकते हैं, थोड़ा रिच क्लास, ठीक है। मर्चेंट्स थे, एजुकेटेड थे, ठीक है, उनको नॉलेज था लिबर्टी क्या है, इक्वालिटी क्या है, पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है। सो फिर भी दे हैड टू पे हाई टैक्सेस, फिर भी उनको टैक्स बहुत भरना पड़ता था, ठीक है। लेकिन टैक्स भरने के बाद भी बिकॉज दे वर रिच बिजनेसमैन, उनके पास पैसा बच जाता था, मतलब काफ़ी पैसा बच ही जाता था, इतना इशू नहीं था उनको। सेकेंड जो कैटेगरी थी, वर्कर्स, जो शहरों में काम करते थे, पगार कम होती थी उनकी और उनको भी टैक्स भरना पड़ता था काफ़ी टाइम, लेकिन वो लोग भी भूखे और अनएम्प्लॉयड रहते थे। लेकिन सबसे बड़ी तादाद में जो ये लोग हैं वो ये थे, और इनकी आधी तो इनकम पूरी टैक्स में चली जाती थी, जो नोबल्स और टैक्स और चर्चेस उन सब के देने में चली जाती थी। अब आधे में घर संभाले या क्या। तो इस तरीके की सिचुएशन हो गई थी इन इक्वालिटी की, और टैक्सेस का यहाँ पर डिवीजन है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ ऐसी परिस्थिति क्या आ गई थी कि जो वहाँ की राजा थे, ठीक है, या चर्च थी, उनको इतना टैक्स लगाना पड़ा 98% पॉपुलेशन में। उसके पीछे एक रीज़न था। फ्रांस उस वक्त 18वीं सेंचुरी में फ्रांस बैंकरप्ट था। बैंकरप्ट यानी उसके पास एक चवन्नी के माइनस में चल रहा था, वो माइनस, पैसा ही नहीं था। क्यों नहीं था, उसके 4 मेजर रीजंस थे, ठीक है। सबसे पहला जो रीज़न था फ्रांस के बैंकरप्ट होने का, वो था वॉर। ये बात ऐसी हो जाती है कि मतलब अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैलाकर फ्रांस बैठा था। फ्रांस की अगर आप पोजीशन देखेंगे वर्ल्ड मैप में तो समवेयर ऑफ सेंटर आती है। पूरी वर्ल्ड में 18वीं सेंचुरी में वॉर चल रहे थे, ये बहुत पहले की बात है ना। तो वॉर में लेकिन फ्रांस जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था, जहाँ लड़ाई वहाँ। और एक्टिवली पार्टिसिपेट वॉर में सिर्फ लोगों को भेजना नहीं होता है ना, आर्म्स, एम्युनिशन, वेपन्स, ये सारे औजार, ये सब पैसे, इस सब में बहुत खर्चा हो रहा था। तो ये मेजर था, ठीक है। सेकेंड जो है पैलेस ऑफ वर्साई एक्चुअली, इसमें एल जो है वो साइलेंट, ठीक है। बहुत बड़ा पैलेस, आलीशान सा पैलेस राजा ने बना के रखा था, ठीक है। उसकी मेंटेनेंस करनी थी, उसकी देख रेख करनी थी, उस पर खर्च करना था। मतलब आपके देश में इतने सारे लोग, 98% ऑफ द पॉपुलेशन जो है स्ट्रगल कर रहा है, बट आप एक बड़ा सा पैलेस बना लेते हैं और उसकी जो है देख रेख में पूरा पैसा डाल देते हैं। तीसरा एक रीज़न था, वो ये था कि फ्रांस ने उस वक्त जो है काफ़ी पैसे उधार ले रखे थे, ठीक है। सो द लोन अमाउंट, काफ़ी पैसे, अब हम यहाँ पे 100-200 की बात नहीं कर रहे, लाखों लाखों करोड़ों रुपए उधार ले रखा था। रिटर्न करने की हालत नहीं थी, वॉर में पूरे पैसे उड़ चुके थे, पैलेस के निर्माण में, उसकी मेंटेनेंस में पूरे पैसे उड़ चुके थे। तो क्या होगा, लोन लेने के बाद जब आप उसको रीपे नहीं कर पाते तो इंटरेस्ट लगता है। 10% पर एनम जो है, हर साल में 10% इंटरेस्ट लग रहा था। तो ये जो था, ये तीसरा रीज़न था। चौथा जो रीज़न था वो था अगेन पार्टिसिपेशन इन अमेरिकन वॉर। अमेरिका वो टाइम पे, अगर आपको याद होगा, वो भी जो अमेरिका को ब्रिटिश जो है कॉलोनाइजर्स ने जो है कब्जा कर लिया था। आपको भी पता है अमेरिकन हिस्ट्री में 13 कॉलोनी थी अमेरिका की, यानी 13 छोटे छोटे, अब स्टेट्स कह सकते हैं, कॉलोनी थी। वो 13 कॉलोनीज मिलकर जो है बगावत कर रही थी अमेरिका के खिलाफ। उस बगावत में फ्रांस ने, ठीक है, अमेरिका का साथ दिया। अब अमेरिका जैसी कंट्री का साथ देना तो पैसा खर्च,
अमेरिका जैसी कंट्री का साथ देना पैसा खर्च, और वो भी ब्रिटेन जैसी कंट्री के खिलाफ जाना तो डबल पैसा खर्च, राइट। तो गरीबी में आटा गीला होने के 4 कारण थे। पहला था बाकी सारे वॉर्स में पार्टिसिपेट करना, पैलेस ऑफ वर्साई का जो है मेंटेनेंस में जाना पैसे, जो लोन है उसके पैसे वापस ना लौटा पाना, और फाइनली जो है अमेरिकन वॉर में पार्टिसिपेट करके अमेरिका का सपोर्ट करना, जिसमें बहुत सारा खर्चा ऑलरेडी हो रहा था। सो जो किंग है उसका आप देखो फोकस इन चीज़ों पर था। किंग कौन था उस टाइम पे? किंग लुइस द 16th था, ठीक है। उसकी वाइफ थी मेरी, ठीक है। ये फ्रांस का था, ये ऑस्ट्रिया की थी, ज़रूरी है जानना, ठीक है। अब ये राजा का अभी देखो कंसंट्रेशन कहाँ पे, करप्शन इतना है कि अपनी प्रजा को छोड़कर वो इन पंचायती में लगा हुआ था। तो बैंकरप्सी तो होना ही था। अब बैंकरप्सी के चलते फिर राजा ने जो है टैक्स इंपोज कर दिया, ठीक है। टैक्स कौन सा था? 2 मेजर टैक्स था, टाइल्स और टायर, ठीक है। टाइल्स जो है चर्च ने लगाया हुआ था, और टाइल जो है डायरेक्टली स्टेट को भरना हुआ होता था। और ये टैक्स जैसा हमने देखा सिर्फ कॉमन लोग ही भरते थे, पेजेंट्स भरते थे। सो ये टाइल्स और टाइल्स जो है, ये 2 टैक्स जो है वो इंक्रीज कर दिए गए, ठीक है। उस साल जो है उस दौरान, ठीक है, ये टैक्सेस इंक्रीज कर दी गई, और यहाँ से जो है उनका ट्रिगर हो गया कि ऑलरेडी इतना अनजस्टिस हो रहा है, ऊपर से इन्होंने टैक्स के पैसे भी बढ़ा दिए, ठीक है। सो इतनी सारी बर्डन की वजह से थर्ड एस्टेट के ऊपर ही सारा बोझ आ गया, ठीक है। तो अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो इस पिक्चर में बहुत ही एक्चुअली एक पिक्चर है जो पोर्ट्रे कर रहा है कि उस टाइम पे कॉमन मैन की परिस्थिति क्या है। अब समझो ये हमारे पिक्चर का हीरो है, ठीक है। जो मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसके हीरो की हालत कुछ ऐसी थी उस वक्त, ठीक है। जो थर्ड एस्टेट था वो कहाँ है पता है आपको? इनफैक्ट मुझे तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ये पिक्चर देखी ना, तो मुझे वो जो कॉमन मैन है वो दिखा भी नहीं, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे दिस पार्ट, दिस इज द कॉमन मैन, ही इज चेन्ड, वो चेन से जो है बंधा हुआ है, देख रहे हैं आप यहाँ पर चेन, राइट। एक्चुअली में चेन से बांधा नहीं था, मतलब ये एक पिक्चर है जो बहुत ही बढ़िया तरीके से उनकी परिस्थिति डिफाइन करती थी। और यहाँ पर 3 कैटेगरी के लोग उनके ऊपर जो है सवार है। वो कौन सी 3 कैटेगरी थी? ये किन को सपोर्ट कर रहा था? चर्च, दैट इज द क्लर्जी, ठीक है, एंड नोबिलिटी, द किंग, ठीक है। ये किंग है, ये नोबिलिटी है, और चर्च, ये सारे जो है दबाव डाले जा रहे थे बेचारे कॉमन मैन पे। तो कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई थी कॉमन मैन की ओल्ड रेजीम में उस टाइम पर, और क्योंकि बैंकरप्सी था फ्रांस में, और पूरा जो है किंग ने बढ़िया तरीके से सारा बोझ जो है कॉमन मैन पर डाल दिया। अब आगे यूं हुआ, कुछ स्ट्रगल हो गया सर्वाइवल का, ठीक है। ये ज़माना था 1789 का, जैसे मैंने कहा 18th सेंचुरी की बात है। 1715 से लेकर 1789 तक पॉपुलेशन भी बढ़ गया। इनफैक्ट 28 मिलियन हो चुका था पॉपुलेशन, पहले 23 मिलियन था, 28 मिलियन पॉपुलेशन हो चुका था। और जैसा हम जानते हैं मेजॉरिटी 98% जो थे वो कॉमन मैन थे, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, यानी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया, सप्लाई बहुत कम हो गया। यानी फूड ग्रेन्स खाने के लिए, फूड बेसिक नेसेसिटी के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया। प्रोडक्शन उतना फास्ट नहीं था जितना डिमांड था, और इवन जो स्टेपल डाइट यानी एकदम बेसिक खाना जो है यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे चावल या रोटी जो होती है बेसिक, वैसे फ्रांस में बेसिक था ब्रेड, ओके। एक ब्रेड का जो लोफ है उसका टुकड़ा, उसका प्राइस भी एकदम से बढ़ गया, यानी महंगाई आ गई, ठीक है। महंगाई, गरीबी और पॉपुलेशन, ये तीनों बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। और टैक्सेस, करप्शन, समझो क्या सिचुएशन थी फ्रांस में। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, जैसे मैंने कहा, लेबर्स थे, फिक्स्ड वेजेस थी, पगार उनकी फिक्स थी। करप्शन के दौरान ये जो है महंगाई तो आई, लेकिन कमाई नहीं बढ़ी, कमाई फिक्स्ड रही, उतनी की उतनी रही। और फिर जो है रिच और पुअर के बीच में गैप जो है बढ़ता गया। और सबसे इन सब में मतलब गरीबी में आटा गीला आ गया ड्रॉट यानी सूखा। और हेल, फ्रांस एक कोल्ड कंट्री है, हेल स्टॉर्म जो है बर्फ के टुकड़े बड़े बड़े गिरना बारिश में, तो वो हो गया, ठीक है। सिचुएशन और ख़राब हो गया, सूखा, पूरा फार्म लैंड पे बेस्ड था इनका जो है कल्टिवेशन,
सूखा पड़ गया, ना कुछ खाने को, ना कुछ उगाने को, ना कुछ नौकरी, तो ऐसा सिचुएशन हो गया। इस सिचुएशन को कहते हैं, एक वर्ड दिया है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है। तो मतलब एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन क्या, व्हाट वाज द सब्सिस्टेंस क्राइसिस दैट अकर्ड इन फ्रांस इन 1789। तो इसका आंसर कुछ ऐसा है, ध्यान से सुनिए, सिंपल सा, कि द कॉमन मैन विच वर 98% ऑफ द पॉपुलेशन, जो 98% ऑफ द पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, there was a gap in the rich and poor population, okay, and there was increase in demand of food grains, there was decrease in supply due to drought, bankruptcy of France, and जो 4 मेजर रीजन मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताई वो 4, सो इन सबको कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। इतना आपका आंसर बन गया, सोचने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में लिख दो, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। जो मिडिल क्लास है, ठीक है, एक नया टर्म आने लगा, मिडिल क्लास, ठीक है। ये वो क्लास है जो मैंने आपको कहा था थोड़े से एजुकेटेड लोग भी थे फ्रांस में, तो ये उनका क्लास बन गया और उनको रियलाइज हुआ कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है, अन्याय हो रहा है, टैक्सेस बढ़ रही है, प्रिविलेजेस उनको मिल रही है, हमको कोई भी प्रिविलेज यानी आप कह सकते हैं एक स्पेशल ट्रीटमेंट उनको मिल रही है, द नोबल्स एंड द किंग्स, और हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो ये रियलाइजेशन, द क्लर्जी, द नोबल्स, इन सबको सब मिल रहा है बट हमें कुछ नहीं मिल रहा, ये रियलाइजेशन कॉमन मैन को आई और उन्होंने एक टर्म निकाला, मिडिल क्लास, ठीक है। यानी मिडिल क्लास लोग कौन कौन थे, जो थोड़े एजुकेटेड थे, जैसे मर्चेंट्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, लॉयर्स है, ये सारे हमारी स्टोरी के हीरो है। हाँ, तो ये जो हमारे इतने हीरो हैं, इसमें एक आध आप इमेजिन कर लो अपना फेवरेट हीरो, तो ये मैन्युफैक्चरर्स और लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, ये सारे एजुकेटेड थे और इनको समझा कि हम पढ़े लिखे हैं, हम इसी सोसाइटी में पैदा हुए हैं, तो ये हमसे ऊपर क्यों, ठीक है, अमीर गरीब का इतना फर्क क्यों। उनको समझा कि प्रिविलेज जो है बाय बर्थ नहीं मिलनी चाहिए, यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए, ये अन्याय है। तो इस तरीके से उनकी पोजीशन, उनकी टैलेंट, उनकी एजुकेशन, नेपोटिज्म जो हम आजकल काफ़ी फेमस है वर्ड, वो नहीं होना चाहिए नेपोटिज्म, उल्टा जो है टैलेंट, पोजीशन, उसके ऊपर उसकी मेरिट, ठीक है, उसकी जो आप कह सकते हैं टैलेंट, उसका जो पोटेंशियल है, उसके बेसिस पे उसको प्रिविलेज मिलनी चाहिए, ना कि जस्ट बिकॉज वो किसी का बड़ा बेटा है। तो ये नेपोटिज्म जो है वो मेजर केस था, जिसकी वजह से मिडिल क्लास अगेन जाग गया, जो स्पेशली जो पढ़े लिखे लोग थे, ऑल दिस कैटेगरी, और उन्होंने रियलाइज किया कि अब कुछ करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर ये कुछ नाम हैं, हमारे हीरो हैं हमारी कहानी के, ठीक है, इनका नाम याद रखना भी ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। 3 मेजर फिलोसोफर्स आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जॉन लॉक, ठीक है, लॉकी नहीं है, लॉक है। जॉन लॉक एक फिलोसोफर है, इनकी किताब है 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी। तो ये टाइम पे देखो, आप कभी भी देखो ना, कवि हमेशा जागता है, जो सच्चा कवि होता है, जो सच्चा फिलोसोफर होता है, वो ऐसे स्ट्रगल की सिचुएशन में, रिवोल्ट की सिचुएशन में चुप नहीं बैठता। हमारे इंडियन स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम में भी हमने बहुत सारे मेजर फिलोसोफर्स, राइटर्स, कवि जैसे रविंद्रनाथ टैगोर और बहुत सारे हमने देखे हैं, प्रेमचंद, ऑल दीज पीपल। सो वैसे ही हमारे पास फ्रांस में भी लोगों की कमी नहीं थी, 3 मेजर हीरो थे। हमारा मेन जो एक हीरो था वो था जॉन लॉक, एक फिलोसोफर था, उन्होंने लिखी थी 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा जॉन, जिसको जीन कहते हैं कई लोग, ठीक है, जीन जैकस नहीं होता वो, जैक्स रूसो, ठीक है, जीन जैक रूसो। रूसो भी एक मेजर फिलोसोफर था, उनकी किताब थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कैसे याद रखेंगे, अपनी दीवार पर चिपका लो कहीं पे 3 नाम लिख के। जॉन लॉक, उसकी कौन सी बुक थी, फिर जैक रूसो, उसकी कौन सी बुक थी, और लास्ट मॉन्टेस्क जो है उसकी बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉस, ठीक है। ये 3 मेजर फिलोसोफर्स थे, उनकी 3 मेजर बुक्स थी। और ये जो है, जो भी इस सिचुएशन में जो भेदभाव हो रहा है, इन सब की इसमें बातें लिखी गई थी और बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में छापी जाती थी। तो आप देखो, कभी भी राइटिंग्स, द पेन इज माइटियर दैन द स्वॉर्ड, यानी कलम में इतनी ताकत होती जितनी तलवार में नहीं होती। तो इन तीनों की कलम ने मिलकर जो है बगावत रची, ठीक है। उसके आगे जो है अब हुआ मेजर मीटिंग, ठीक है। इस फाइनेंशियल क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए जो राजा है उसने डिसाइड किया कि चलो मैं एक एस्टेट्स जनरल का एक अटेम्प्ट लेता हूँ, ठीक है। और उसने क्या किया, इस फाइनेंशियल क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए राजा ने डिसाइड किया कि
नोबल्स को आपको याद है सेकंड कैटेगरी जो थी लोगों की जिनको टैक्स भरना ज़रूरी नहीं था, माफ़ था, किंग ने बोला चलो आप लोग थोड़ा थोड़ा, कुछ कैटेगरी ऑफ नोबल्स को बोला चलो आप लोग थोड़ा थोड़ा जो है टैक्स भरो, ठीक है, क्योंकि राजा को भी समझ गया कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अब लोग बगावत करेंगे। तो राजा ने तुरंत क्या किया, थोड़ा अपने जो एकदम चेले चमचे नोबल्स उनको पकड़ा, बोला ये तुम लोग इतने कैटेगरी के लोग ना, तुम लोग टैक्स भरना शुरू करो। लेकिन ऑफकोर्स ठीक है, जिनको इतने सालों से बैठ के खाने की आदत है वो क्या अचानक से टैक्स भरने के लिए राजी हो जाएंगे? नो। तो नोबिलिटी ने जब ये देखा कि टैक्स हम पर आने वाला है, तो फिर उनको पता था कि हम तो नोबल है, हमारा खून एकदम इम्पॉर्टेंट है, हम बड़ी कैटेगरी के लोग हैं। उन्होंने बोला कि हम नहीं भरेंगे, हमारी क्लास है, हम बड़े लेवल के लोग हैं। और इस तरीके से जो है इश्यूज आने लगे, आर्ग्यूमेंट्स आने लगे। और नोबिलिटी ने क्या किया, एक पार्लियामेंट करके एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया। जो किंग का ये अटेम्प्ट था उनके ऊपर टैक्स डालने का, वो रोकने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट की स्थापना करी, ठीक है। सो इस तरीके से इन लोग के बीच में विवाद होने लगे, इन लोग के बीच में झगड़े होने लगे। तो किंग ने फिर फाइनल क्या किया, उन्होंने रिलक्टेंटली, मजबूरन एक मीटिंग बैठानी पड़ी जिसे कहते हैं एस्टेट्स जनरल मीटिंग 1788 में, ठीक है। ये मेजर रेवोल्यूशन के पहले का बात है, ठीक है। रेवोल्यूशन कुछ 1789 में हुआ था। सो उसके पहले एस्टेट्स जनरल मीटिंग बैठाई गई, ठीक है। अब एस्टेट्स, 3 एस्टेट्स है हमारी, भूलना नहीं, मैं वापस दिखाती हूँ आपको। देखो ये 3 एस्टेट्स, इन तीनों एस्टेट्स की मीटिंग बैठाई। क्लर्जी यानी जो चर्च के लोग हैं, नोबिलिटी यानी जो रिच लोग हैं, और फाइनली हमारे बेचारे कॉमन मैन, इन तीनों की जो है एक बैठक जो है जनरल मीटिंग उन्होंने बैठाई 1788 में। अब इस मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ कि फ्रांस का इतिहास बदल गया। सो ये जो मीटिंग है ये हमारी स्टोरी की क्लाइमैक्स है, ठीक है। अब हमारा हीरो जो है वो जाग जाएगा और अब होगी मेजर बगावत। आप देखिए ये एक्चुअल पिक्चर है, रियल पिक्चर है उस मीटिंग की। ये जो था किंग के कोर्ट में कितने सारे लोग हैं, सच ब्यूटीफुल पिक्चर, ये रियलिस्टिक, और स्पेशली पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि कैसा सिचुएशन था, ठीक है। दिस वॉज May 5th 1789, 5 मई को ये मीटिंग हुई थी 1789 में, और इतने सारे लोग जो है आए थे, ठीक है। अब ये मीटिंग में भी ना जो कैटेगरीज है मैं आपको दोबारा बताती हूँ। सब मीटिंग में वोट करने का सिस्टम कुछ ऐसा था, जो हम जानते हैं कि 3 एस्टेट हुआ करते थे, राइट, ठीक है। जो 3 एस्टेट्स था, फर्स्ट एस्टेट जो था वो क्लर्जी का था, सेकेंड एस्टेट जो था वो नोबल्स का था, जो नोबल पीपल थे, एंड थर्ड जो है वो कॉमन मैन का था। अब पूरी पॉपुलेशन को तो मीटिंग में नहीं बुलाएंगे ना, इतनी भी जगह नहीं है, तो वो लोग ने कुछ रिप्रेजेंटेटिव छाट रखे थे, ठीक है, कुछ रिप्रेजेंटेटिव छाट रखे थे। क्लर्जी की तरफ से जो है 300 लोग आ सकते थे, नोबल लोगों की तरफ से 300 लोग आते थे, और कॉमन मैन की तरफ से 600 लोग आते थे, ठीक है। अब आपको लगेगा कि भाई कॉमन मैन की तादाद ज्यादा है तो मीटिंग में कुछ तो मिरेकल हो जाएगा, क्योंकि अब तो हम ज्यादा पावर में हैं और अब ये इन दोनों को हरा सकते हैं। लेकिन आपने ध्यान से सुना, इन दोनों को, यानी ये दोनों थे करप्ट और इकट्ठे, यानी बोथ ऑफ देम वर टुगेदर, क्लर्जी और नोबल, बिकॉज दोनों प्रिविलेज थे और उनको अपना प्रिविलेज खोना नहीं था, तो इन्होंने अपनी एक जो है मिली भगत कर ली, ये मिलके 600 हो गए। लेकिन अगेन वोटिंग सिस्टम कुछ ऐसा था कि ये पूरी जो क्लर्जी की 300 की कैटेगरी है उनका सिर्फ एक ही वोट होगा मिलकर, ठीक है। इनकी जो पूरी 300 की कैटेगरी है उनको भी सिर्फ एक ही वोट मिलेगा, यानी आपस में डिसाइड कर लें क्या चाहिए और मिलकर फिर जो है अपना वोट दे, ठीक है। ये 600 लोग जो थे इनको भी 2 नहीं एक ही वोट। तो यहाँ भी आप देखिए कैसे इम्बैलेंस था, यहाँ 300 लोगों को एक वोट का राइट था, यहाँ 300 लोगों को एक वोट का राइट था, यहाँ 600 थे बट 2 वोट नहीं था, एक ही था। अब क्या होता है, जैसे कि मेजॉरिटी हम कहते हैं ना, मेजॉरिटी जीतेगी, 3 वोट है टोटल, जो मेजॉरिटी होगा वो जीतेगा। अब अगर ये कितना भी वोट करने की कोशिश करे कॉमन मैन, ये कभी इसके साथ तो नहीं आएगा, राइट। चर्च कभी भी या नोबल मैन कभी भी इनके साथ नहीं मिलेंगे, ये आपस में मिलेंगे और ये आपस में मिलके 2 वोट दे देंगे और ये हमेशा हार जाएंगे, राइट। कॉमन मैन हार जाएगा। तो ये जो सिस्टम था, जनरल मीटिंग जो बुलाई गई थी, उसमें वोटिंग सिस्टम कुछ ऐसा था, इसको एक, इसको एक, इसको एक, और ये दोनों मिल गए तो 2, तो इसने हारना ही था। तो मीटिंग में जाने का ही क्या फायदा जब वहां जाकर हारना ही है।
ये जो है एजुकेटेड हमारे जो नोबल मैन थे, जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं, उन्हें इस चीज़ का आभास हो गया था, उन्हें इस चीज़ का एहसास हो गया था। ठीक है, फिर देखते हैं अब क्या हुआ उस जनरल मीटिंग में। ठीक है, वोट बाय हेड और ऑर्डर, ये मैंने आपको बताया कि इस तरीके से जो है तीनों के बीच में प्रॉब्लम आ गई थी कि पर कैटेगरी एक वोट दिया जा रहा है। तो इस तरीके का था वोटिंग सिस्टम, और उन 600 लोगों ने डिमांड करी कि हम जो है हमें पर हेड वोट दिया जाए, यानी क्लर्जी के 300, नोबल के 300 और हमारे 600। हर एक इंसान का वोट वैल्यू होना चाहिए, यानी हर एक इंसान के वोट को वैल्यू दो। तो इस तरीके से ये 1-1-1 नहीं होगा, ये 300-300 600 होगा। और फिर जो है आप अपना डिसीजन लो। ठीक है, 1-1-1 ना करके 300-300 600 इस तरीके का कैलकुलेशन रखो और जो है हमें वोट करने का ऑप्शन दो। अब आगे क्या हुआ, ऑफ कोर्स किंग को पता था ये जो ऑप्शन है इससे यही कॉमन मैन की बात सुनी जाएगी और वही जीतेंगे। तो किंग ने इस चीज से मना कर दिया। सो देखिए, ये जो थर्ड स्टेट है उन्होंने इंसिस्ट किया कि सारे मिलेंगे, लेकिन वोट बाय हेड होगा, वोट बाय ऑर्डर, यानी वोट बाय क्लास नहीं होगा, कैटेगरी से नहीं होगा, एक एक इंसान का वोट वैल्यू दिया जाएगा। लेकिन थर्ड स्टेट से ज्यादा लोग थे, उनकी मेजॉरिटी होगी, इसलिए किंग ने जो है रिफ्यूज कर दिया गया उनकी जो उनकी रिक्वेस्ट है। ठीक है, लेकिन थर्ड एस्टेट भी, अब जो थर्ड क्लास थी हमारी, वो कॉमन मैन अब नहीं सुनेगा, कॉमन मैन का खून खोल चुका था। किंग ने बोला नहीं, मैं तुमको इक्वल राइट्स का, इक्वल वोट का ऑप्शन नहीं दूंगा। तो थर्ड एस्टेट भी अपनी जगह से नहीं हिला, अपने डिसीजन से नहीं हिला। और फिर हुआ मेजर टर्न ऑफ इवेंट, द टेनिस कोर्ट ओथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद होगा, आप एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे थोड़ा बहुत, एग्जाम में इसका भी क्वेश्चन आता है, टेनिस कोर्ट ओथ क्या होता है। ओथ यानी कसम होती है। सो मई 5 को मीटिंग हुई, 20 जून को, यानी लगभग ऑलमोस्ट 1 महीने बाद ये जो थर्ड कैटेगरी के लोग हैं, जो कॉमन मैन है, उसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो है सीक्रेटली दे प्लान द मीटिंग। उन्होंने वर्साई के एक टेनिस कोर्ट में, ठीक है, एक टेनिस खेलने का जो कोर्ट है, वहां पर उन्होंने एक मीटिंग करी। ठीक है, एक मीटिंग बिठाई और उस मीटिंग के बाद उन्होंने खुद को एक बॉडी, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह डिक्लेयर कर दिया कि हम हैं नेशनल असेंबली। उन्होंने खुद का नाम दे दिया कि हम नेशनल असेंबली है, और अब जो भी हमारी कॉमन मैन है उसके हम लीडर हैं, और हम इन फ्रेंच लोगों की तरफ से हमें खुद को हम पावर दे रहे हैं कि हम सारे डिसीजन ले सकते हैं। सो क्योंकि राजा इनकी तरफ से कर नहीं रहा था कोई हेल्प, तो इन्हीं लोगों ने आपस में डिसाइड कर लिया कि अब हम खुद के लिए कुछ करेंगे और हम अपनी नेशनल असेंबली बनाएंगे, और अब हम खुद को वोट करेंगे और खुद को पावर देंगे कोई भी लॉ पास करने का। ठीक है, अगर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनका जो लीडर था वो मीराबो था। ठीक है, मीराबो एंड एब्स जो है ये एक ओरिजिनली ओ प्रीस्ट, ठीक है, इनका सरनेम ये था। सो ये दो जन जो थे बहुत मेजर इनके लीडर्स थे इस टाइम पे। ठीक है, ये 2 हीरो थे। तो ये कहानी एक्चुअली मल्टी स्टारर मूवी है। ठीक है, इसमें बहुत सारे हीरोज हैं। तो मेजर ये 2 हैं, 3 पोएट हमारे, पहले 3 फिलोसोफर सॉरी, और ये 2 मेजर लोग। ठीक है, इन्होंने बहुत पावरफुल स्पीच दी, और एब ने भी जो है बहुत बड़ा पैम्फलेट लिखा था जिसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट करके। उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था और मीराबो ने बहुत बड़ी स्पीच दी थी असेंबली में। मतलब पूरा जो है असेंबली को इन्होंने फुल चार्ज कर दिया था। ठीक है, अब क्या हुआ टेनिस कोर्ट ओथ में। सो बेसिकली अगर एग्जाम में आए तो यही हुआ कि लोगों की मीटिंग हुई थर्ड स्टेट की, और वहाँ पर उन्होंने नेशनल असेंबली एस्टैब्लिश किया, फॉर्म किया। मेजर जो पीपल थे उसमें मीराबो और एब थे, और उन्होंने खुद को पावर दी कि अब हम कोई भी लॉ पास कर सकते हैं। ठीक है, अब वो जो भी लोग डेलीगेट्स, यानी जो भी लोग उस मीटिंग में आए थे, उन लोगों ने अग्री कर दिया। सारे लोग जितने भी आए थे सारे ने अग्री किया, लेकिन एक जो था वो डिसएग्री था। लेकिन फिर भी 578 डेलीगेट्स ने साइन कर दिया। एक जन ने हस्ताक्षर नहीं की, बाकी 578 लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो होता है ना, कोई ना कोई तो एक क्रुक निकलता है अलग सोच का। तो इस ओथ को कहते हैं, इस प्रण को कहते हैं टेनिस कोर्ट ओथ। और इसमें क्या लिखा था एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इमेजिन कीजिए ये वहाँ के लोग उस वक्त बोल रहे हैं, द नेशनल असेंबली कंसिडरिंग that it has been summoned to establish the constitution of the kingdom, decrees that all the members of this assembly shall immediately take a solemn oath
not to separate until the constitution of the kingdom is established on firm foundation. June 20th 1789. So कुछ ऐसा कहा गया था उस प्रण में जो उन्होंने ली थी कि ये जो हमारी असेंबली है, नेशनल असेंबली, ये आज बनी है और ये कसम खाते हैं हम कि तब तक बनी रहेगी, टिकी रहेगी, अलग नहीं होगी जब तक हमारे राज्य में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश नहीं हो जाता। इस तरीके की एकदम उन्होंने कसम खा ली थी। डेट भी याद रखना है, असेंबली का नाम याद रखना है, 2 मेजर लोगों को याद रखना है, क्या कहते हैं उस प्रण को वो याद रखना है। 4 इंपॉर्टेंट चीजें आपने याद रखनी। अब फिर हुआ असली, अब आ जाते हैं हम, क्लाइमैक्स हमारा हो गया, ट्विस्ट आ गई। अब हम आ जाते हैं जो एंडिंग ऑफ द मूवी है, ठीक है, क्या पार्ट, अभी एंडिंग नहीं एक्चुअली, ठीक है, इस पार्ट का जो एंडिंग है उस पर आ जाते हैं कि अब जो है बगावत कब हुई। 14 जुलाई, यानी आज 3 जुलाई है ना, तो 3 दिन, 14 जुलाई 1789। ये डेट अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये ऐतिहासिक डेट है, इसे कभी नहीं भूलना। इस दिन जो है मेन इवेंट हुआ, मेन जो है हमारी मूवी का क्लाइमैक्स हुआ। जुलाई का मौसम है, फ्रांस है, बहुत ठंडी थी, एकदम ही ज़्यादा ठंडी थी। जो हार्वेस्ट थी वो इतनी अच्छी नहीं हुई थी और प्राइस भी बढ़ चुके थे और सब जो भी एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है सब बहुत बुरा हो रहा था। तो कुल मिला के 7,000 जो कॉमन लोग हैं, 7,000 लोग, इतनी बड़ी तादाद में, मेन विमेन, आदमी औरत सारे जो है अपनी ज़िंदगी की परवाह ना किए, देख रहे हैं ये पिक्चर, ये रियल पिक्चर है, ठीक है, ये इस जो है पैलेस में, ये जो बास्टाइल का जो किंग का जो पैलेस था, इस प्रिजन था, ठीक है, पैलेस में एक प्रिजन था, उसमें ये लोग टूट पड़े। प्रिजन में जो इन्हीं के कॉमन मैन जो है बंदी थे, तो ये सारे कॉमन मैन उसमें टूट पड़े, ठीक है। आप देख सकते हैं ना, राजा का डर था, ठीक है, लेकिन राजा को भी पहले एक्चुअली ना अफवाह मिल गई थी, राजा लोग के खबर ही रहते हैं ना, तो राजा को अफवाह मिल गई थी कि अब ये 7,000 लोग मेरे पे अटैक करने वाले, तो राजा ने भी स्विस ट्रूप्स मंगाए थे इस सिटी में, मतलब एकदम फुल फोर्स था और ये 7,000 साधारण लोगों का फोर्स था। और उन्होंने फिर पूरी गवर्नमेंट की बिल्डिंग में एकदम से हल्ला बोल दिया और फिर जो क्राउड है एकदम से घुसा और पूरा जो आप देखें डिस्ट्रक्शन, यहाँ से धुआं निकल रहा है, पूरा तबाह कर दिया प्रिजन बास्टाइल को। और उस दिन से जो है, उस दिन से शुरू हुई रियल राइटिंग यानी हम क्या कहते हैं उसको, मोर्चा निकालना और एक तरीके से फाइटिंग एंड ऑल दोज थिंग्स जो है उस दिन से शुरू हो गई। इवन पेरिस में भी हो गई, आसपास की कंट्री साइड्स में भी होने लगी, ठीक है। सो उस दिन से है जो लोग जाग गए। 14 जुलाई 1789 का दिन नहीं भूलना फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जिस दिन 7,000 कॉमन लोगों ने पैलेस में घुस के प्रिजन बास्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ कहानी में देखते हैं। अब प्रिजन में घुसने के बाद उन्होंने वहाँ के प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया गया और वो सारे जो है, आप देखेंगे ये भी रियल पिक्चर है, इतना क्लियर नहीं दिख रहा एक्चुअली, ये इंडिया गेट नहीं है, यहाँ से जो है ये दिख रहे हैं, यहाँ पे इतने लोग जो हैं अपने मार्च करने लगे और पेरिस की स्ट्रीट्स में एकदम विक्ट्री, मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग प्रिजन से छुट के छुपके से भाग रहे, एकदम बिंदास जाबाज तरीके से वो लोग रास्तों पे चलने लगे। और एकदम जब लोगों ने देखा कि हम लोगों में से कई लोग, हम ही जैसे कॉमन लोग रास्तों में आज घुस गए हैं, राजा के घर पे आज घुस गए हैं और वहाँ से अपने बंदियों को छुड़ा कर लाए हैं और इस तरीके से बेखौफ जो है रास्ते पर मार्च कर रहे हैं, अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत ही सिंबॉलिक इवेंट था जो आज भी फ्रांस में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सो इनके चेहरों पे एक हम कह सकते हैं पावरफुल एक्सप्रेशंस थे। ये लुई द 16 जो उस टाइम का राजा था, फाइनली उसको समझ में आ गया कि अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता मेरे कॉमन मैन को। और जो नेशनल असेंबली थी, भूलना नहीं, टेनिस कोर्ट में जो ओथ लेके नेशनल असेंबली बनाई गई थी कॉमन लोगों की, फिर राजा ने बोला ठीक है, अब मैं आपको रिकॉग्नाइज करता हूँ, अब मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। इतनी बड़ी बगावत उस रात को जो हुई थी 14 जुलाई 1789 में, उसके बाद इस तरीके का चेंज आया। ओके, ये देखिए, अभी आप देखेंगे ये एक्चुअल रियल पिक्चर है। अभी भी पेरिस में यहाँ पे मार्कर्स हैं, आप देखेंगे यहाँ पर मार्कर्स लगाए हुए हैं। यही वो स्ट्रीट है जहाँ से बगावत हुई थी और लोग चले जाते थे, ठीक है, चले जा रहे थे। लेकिन फिर एंड ऑफ जुलाई 1789 में एक बहुत ही दहशत का समय आ गया। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ जुलाई है और अगस्त शुरू हो रहा है और
बहुत ही ज़्यादा मात्रा में राइटिंग होने लगी, यानी जो है मोर्चे निकलने लगे, बगावत होने लगी। पेजेंट्स ने अब नहीं चुप रहेंगे, तो उन्होंने उनके घरों को, नोबल लोगों के घरों को जो है जलाना शुरू कर दिया, उनकी सारी डॉक्यूमेंट्स को बर्बाद करने लगे। कैन यू जस्ट इमेजिन क्या माहौल रहा होगा? कुछ वैसा ही माहौल जैसे हमारे देश के फ्रीडम स्ट्रगल में रहा था, वैसे ही फ्रांस में था उस वक्त। जो कॉमन पीपल थे, जो बड़े लोगों के घरों में घुस के उनके घरों को जला रहे थे, उनके डॉक्यूमेंट्स को जला रहे थे, तबाह कर रहे थे। काफ़ी स्पेशली वो भी इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स थे उन सबको तबाह कर रहे थे। सो इस तरीके से एक बहुत ही दहशत का समय हो गया था नोबल मैन और राजा के लिए, ठीक है, उस टाइम पर। फिर अगस्त 4, ठीक है, अब तक मैंने ये चौथी मेन डेट बता रही हूँ, पहले 5 मई था, उसके बाद 20 जून था, अब 14 जुलाई और लास्ट अगस्त 4। नाइट ऑफ अगस्त 4, 1789 क्या हुआ? जो कॉमन लोग हैं, पेजेंट्स है, इस तरीके से बगावत करने लगे। तो नेशनल, कुछ पॉइंटर्स हैं, नेशनल असेंबली ने ग्रेट फियर का रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। ग्रुप मेंबर्स जो है क्लर्जी और नोबल, ठीक है, क्लर्जी आपको पता है ना, चर्च वाले, और नोबल जो रईस लोग हैं, वो लोग ने डिसाइड किया कि ठीक है, अब हम जो है कुछ चीज़ें छोड़ देंगे, ठीक है। वो कुछ चीज़ें थी, अपनी राइट्स, अपनी प्रिविलेजेस, ठीक है। देखो ये होते हैं ना कुछ चीज़ें जो टेढ़ी उंगली से निकालनी पड़ती। पहले राजा ने चुपचाप कहा था कि चुपचाप थोड़े बहुत टैक्स भरना शुरू करो, लेकिन इन लोगों को बहुत नाटक था ना, तो इतनी फाइट के बाद देखो अब ये लोग ने ये सारी चीज़ें छोड़ दी। फ्यूडल ड्यूज, उनके जो भी ड्यूज थे वो सारे, उनके टाइस, यू रिमेंबर द टैक्स, जो टैक्स उन्होंने इम्पोज किया था, सर्व टर्म, हंटिंग फिशिंग राइट्स, जो हंट करने का उनका राइट था, पर्सनल प्रिविलेजेस, बहुत सारी चीज़ें जो है क्लर्जी ने डिसाइड कर लिया कि भाई ठीक है, हम नोबल लोगों ने में कि हम छोड़ देंगे, ठीक है। एंड एक ही रात में जो फ्यूडलिज्म है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, टाइट्स जो है अबॉलिश कर दिया गया, यानी टैक्स सिस्टम में निकाल दिया। चर्च की जो ज़मीन थी उसको कॉन्फिस्केट कर दी गई एक ही रातों रात। देखो 4 अगस्त कितना मतलब इम्पॉर्टेंट डेट है उनके लिए। टैक्स वाली जो सिस्टम थी वो अबॉलिश कर दी गई, और उनकी जो चर्च की जो ज़मीनें थी उनको कब्जा कर दिया गया कॉमन मैन ने, ठीक है। इवन जो क्लर्जी थे उनको भी अपने जो भी प्रिविलेजेस है वो सारे छोड़ने पड़े, और गवर्नमेंट जो है कम से कम अराउंड ये लाइन ही छोड़ दो यार, मैंने क्यों कहा? ओके, तो जो असेंबली है उन्होंने एक डिक्री अबॉलिश कर दी कि एक डिक्री पास कर दी कि अब सारे जो सिस्टम है, टैक्स है, ये सारे सिस्टम जो है अभी अबॉलिश करना है, खारिज कर देना। सो 4 अगस्त की रात को ये सारा डिसीजन रातों रात जो है फ्रांस हमारा बदल गया, और फिर आया सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी, ठीक है। सो नेशनल असेंबली ने रिजॉल्व किया कि फिनेंशियल क्राइसिस को इमीडिएटली सॉल्व करना है, जो हमारा आर्थिक उनकी जो स्थिति थी उसको सुधारना है। सारी जो है ज़मीन हड़प ली चर्च की, और इवन जो चर्च है उसको कंट्रोल में डाल दिया, द सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी, यानी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया और हर एक को किसी कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। ये देखिए, ये रियल पिक्चर है। आपको वो पहली पिक्चर याद होगी जिसमें कॉमन मैन नीचे था और 3 लोग उसके ऊपर थे। अब यहाँ पर देखिए कैसे, इट्स अ कार्टून रिप्रेजेंटेशन, इट्स नॉट अ रियल पिक्चर, ठीक है। चर्च लैंड जो है हड़पा जा रहा है, आप देखोगे ये यहाँ पे पकड़ के खड़ा है, नहीं मत छोड़ो, ये छीन के जा रहे हैं, ये देखो ये रो रहा है। तो इस तरीके की स्थिति थी। काफ़ी देख रहे हैं ये, इट्स सच अ पावरफुल पिक्चर। उस टाइम का जो आप सीन इमेजिन कर सकते हैं। देखो, इमेजिनेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल। अगर हिस्ट्री को एंजॉय करना है तो अपनी इमेजिनेशन को बहने दो। सो ये था हमारी कहानी का पहला हिस्सा, ठीक है। सो जो पार्ट 1 था, आपको पता है वो वहाँ तक था कि फ्रीडम फाइट जो की गई वहाँ तक के सीमित था, और जैसे हर हिट कहानी का एक दूसरा पार्ट आता है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे पार्ट में कि अब फ्रीडम मिलने के बाद क्या हुआ, ठीक है। हैप्पी एंडिंग है या नहीं वो अब हम पता करते हैं, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमें पता है कि जो नेशनल असेंबली है उन्होंने पूरी तरीके से जो है चर्च की लैंड्स पे कब्जा कर लिया और फ्रीडम पा लिया, तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन रचा, ठीक है। उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। 1791 में उन्होंने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया, ठीक है। इसका जो मेजर बुलेट पॉइंट्स है, एक्चुअल में ये कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका मेजर बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर मैंने कवर किया है। पहला है कि नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, और ऑब्जेक्टिव, इसका मेन जो उद्देश्य ये था कि
पावर जो था मोनार्क के पास, किंग के पास जो पावर थी उसको लिमिट लगाने की, यानी अभी भी किंग के पास पावर है बट लिमिट में है। मोनार्क अभी भी है, राजतंत्र जो है अभी भी फ्रांस में है लेकिन कुछ लिमिट में है। एंड पावर जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट करी गई थी, जैसे लेजिस्लेचर को करी गई थी, एग्जीक्यूटिव्स को करी गई थी और जुडिशरी को। ये तीन जो है मेजर इंस्टीट्यूशंस थे, उनको पावर बांटी गई थी, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन्स, यहाँ से जो है कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था। एक नज़र डालते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था वो परफेक्ट नहीं था क्योंकि उसमें डेमोक्रेटिक फीचर्स भी थे लेकिन अनडेमोक्रेटिक फीचर्स भी थे। डेमोक्रेसी क्या होती थी, जिसे हम कहते हैं इक्वल जो राइट्स होते हैं, यानी लोगों का राज जो होता है, लोकतंत्र बेसिकली। सो यानी वो सब डेमोक्रेसी एज अ बॉडी इट्स अ वेरी यू कैन से बैलेंस्ड बॉडी, मतलब बहुत ही इक्वल राइट्स प्रोवाइड करती है। लेकिन अनडेमोक्रेटिक यानी अनइक्वालिटी है, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स में भी कुछ ना कुछ ट्रेसेस थे अनइक्वालिटी के। तो वो क्या थे अनइक्वालिटी के ट्रेसेस? सबसे पहला आता है कि फ्रांस जो है लिमिटेड मोनार्की हो गई थी, यानी राजा को लिमिटेड रूल दिया गया था, पूरा नहीं दिया गया था। सिर्फ उसको एक हेड ऑफ स्टेट, यानी सिर्फ तुम एक जो हमारे सरदार हो लेकिन तुम्हारी पूरी पावर हमारे हाथ में, उस तरीके से कर दिया गया था। सारी जो कानून थे, पहले राजा बनाता था कानून, अब लेजिस्लेटिव असेंबली सारे कानून बनाते थे। फ्यूडलिज्म जो टैक्स का सिस्टम वगैरह था वो पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था। तो ये तीन मेजर बैलेंस्ड जो है अच्छी आप कह सकते कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स थे। एक था कि मोनार्की को लिमिट कर दिया गया था और लेजिस्लेटिव असेंबली ही कानून बना सकती थी और टैक्स सिस्टम अबॉलिश कर दिया गया था। लेकिन अनडेमोक्रेटिक फीचर्स भी थे उसमें, जैसे वोटिंग राइट्स जो थी, जो आपको याद होगा 111 था, उसको 300 जैसे पर हेड करने की कोशिश करी थी उन लोगों ने, उसमें लेकिन जो लिमिट था सिर्फ टैक्स पेयर्स, ठीक है। मैं टैक्स पेयर्स बता देती हूँ, जो 25 से ऊपर होते हैं उस ज़माने में फ्रांस में, वही टैक्स भरते थे और एक पर्टिकुलर जो स्ट्राटा था, सेक्शन था कॉमन मैन का, वही भरता था। तो उन लोगों को ही वोटिंग राइट्स था, सबको वोटिंग राइट। अभी कैसे आपको पता है ना, हमारे यहाँ पे जैसे 18 से ऊपर है तो वो लोग वोट कर सकते, भले जॉब है नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लोग सिर्फ टैक्स भरते उन्हीं लोगों को वोटिंग राइट्स दी गई थी। और ऑफिसेज भी सिर्फ प्रॉपर्टी ओनर्स को ही दिया गया था। ये दूसरा जो है अनडेमोक्रेटिक फीचर था। और लास्ट जो था वो गवर्नमेंट जो थी, न्यूली क्रिएटेड गवर्नमेंट को लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना गया, ठीक है। सो ये मेजर फीचर्स है। ये भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप ये बुलेट पॉइंट्स याद करिए। देखो पूरा हिस्ट्री को ना एज अ पैसेज याद करने की जरूरत नहीं, बस बुलेट पॉइंट्स माइंड में रख लेना है, पूरी स्टोरी बना देनी है, ठीक है। ग्रामर की चिंता नहीं करनी है इन सब में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो जो नेशनल असेंबली, अगर आपको याद है टेनिस कोर्ट ओथ में एक फॉर्म हुआ था ऑर्गेनाइजेशन कॉमन लोगों का, जो नेशनल असेंबली कहलाई गई थी, जिन्होंने ये सारा जो रिवोल्ट किया। हमारी कहानी का हीरो नेशनल असेंबली जो है, उसने न्यू नेशनल असेंबली ने क्या किया, एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट तैयार किया, जिस डॉक्यूमेंट को कहते हैं द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। बेसिकली उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में किया। ये देखिए वो उसका कवर पेज है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। ये नाम याद रखना ज़रूर। कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे लोगों के नाम या कुछ तारीखें या बुक्स के नाम, बट इतना प्रेशर नहीं लेना है। कुछ चीज़ों के नाम याद भी नहीं रही तो आपकी स्टोरी सही रही ना तो भी मार्क्स मिल जाती है, ठीक है। एंड में मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगी तो आप टेंशन मत लो। तो इसमें क्या कहा गया कि इस बेसिकली इस डिक्लेरेशन में सबको इक्वल राइट्स था अंडर लॉ, मतलब कानून के तहत सबको बराबर राइट्स थे। कैसे कैसे, जैसे राइट टू लाइफ, जिंदगी जीने का हक, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपनी वॉइस आउट करने का आपको राइट था। लॉ में इक्वालिटी दी थी। तो बेसिक राइट्स जो थे सिटीजन को दिया गया था, प्रोटेक्शन दिया गया था, नेचुरल राइट्स दिए गए थे। सो अगर आप चाहे तो यहाँ पे एक नज़र दौड़ा सकते हैं जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन कैसा था। ये एक्चुअल उसका जो आप देखिए पिक्चर यहाँ पर है और ये एक्चुअल में दिया गया है। ये मैन आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन देयर राइट्स। दीज राइट्स आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। द फंडामेंटल सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेनिटी resides in the nation. The law is the expression of the general will. All citizens have the right to take part personally or through representatives in the making of the law. Basically इसमें क्या कहा गया है, सारे इक्वल है, सबको एक स्टेटस दिया गया है, सबको फ्रीडम है, सबको प्रोटेक्शन है,
और सबको इक्वालिटी दी गई है ऑफ रिप्रेजेंटेशन। बस इतना आपको समझना है, अगर एग्जाम में ये भी पूछे तो ये उसका आंसर है। अब उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, उसमें बेसिकली एक डिवीजन, एक कैटेगरी है जो आपको खासा समझनी है कि नेशनल असेंबली ने पावर जो है कानून बनाने का अपने हाथों में लिया था, आपको याद होगा टेनिस कोर्ट में, लेकिन ये पावर जो है एक्टिव सिटीजन्स को ही मिला था। अगर आप देखेंगे एक्टिव सिटीजन्स कौन होते हैं, जैसे मैंने बताया था टैक्स पेयर्स, यानी जो 25 साल से ऊपर के मेन हैं, विमेन तो कंसिडरेशन में नहीं आती, वो जो टैक्स भरते हैं उनको एक्टिव सिटीजन कहा गया था। बाकी लोग जो है मेन एंड वेमेन जो 25 के नीचे है या जो टैक्स नहीं भरते वो सारे पैसिव थे। तो उन लोगों को अगेन बैक में पीछे में डाल दिया गया। एक्टिव सिटीजन्स जो टैक्स पे करते थे उनको राइट दी गई कि वो एक ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। कौन सी ग्रुप? ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स जो वोट दे सकते हैं, ठीक है। और इलेक्टर बनने के लिए आपको क्या क्राइटेरिया है कि आप जो है टैक्स पेयर्स की हाईएस्ट कैटेगरी में आनी चाहिए। मतलब ये सारे इकट्ठे हो गए टैक्स पेयर्स, इनमें सबसे ज्यादा जो टैक्स भरते हैं उनको इलेक्टर्स बना दिया गया। सो अगेन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको इम्बैलेंस दिख रहा होगा, राइट। फिर भी इसीलिए ये अभी भी एक मोनार्की ही है, लिमिटेड मोनार्की, राजतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये इक्वालिटी नहीं है। फिर आया नेक्स्ट मेजर इवेंट। सो पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी, जो आगे की हमारी कहानी है, उसमें आया मेजर इवेंट, फ्लाइट यानी भाग जाना टू वेरेन। यहाँ पर कोई भाग गया। कौन भाग गया? कौन भागा होगा? गेस करो। ऑफ कोर्स राजा भाग गया। 20 जून 1791 को जो राजा था, राजा ने देखा, पहले उसने एक्सेप्ट किया, ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन लगा दो, लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उससे इतनी सारी राइट्स छीनी जा रही थी, तो उसको समझ गया कि अब कुछ टाइम, मेरा टाइम खत्म होने वाला है भाई, अभी निकल जाओ। तो राजा ने अपने फैमिली के साथ बॉर्डर की तरफ रात को निकलने का फैसला किया, कैरेज में, बग्गी में, ठीक है। और राजा का भेष देखो, राजा ने ना एक स्टूवर्ड यानी जो रखवाले होते ना उसका रूप धारण किया था, उसके बेटे ने ड्रेस पहनी हुई थी बाकायदा, और वो लोग रात को निकल रहे थे बॉर्डर पे। लेकिन विलेज जो था, वेरन का विलेज था, वहाँ के लोगों ने राजा को पहचान लिया और फिर हो गया मैटर पूरा। फिर जो किंग का जो भागने का जो प्लान था उसको तबाह कर दिया, बिकॉज राजा को पहचान लिया लोगों ने, और फिर जो है वहाँ पर बगावत होने लगी, ठीक है। और फिर लोगों ने समझा कि अब तो पूरी तरीके से जो लिमिटेड मोनार्की है, जो थोड़ा सा राजतंत्र है, वो भी निकाल दो, पूरा का पूरा जो है एक रिपब्लिक गवर्नमेंट बनाओ, एक फ्री गवर्नमेंट बनाओ, एक इक्वल गवर्नमेंट बनाओ। तो इस तरीके की जो है बगावत हो गई। अब प्रूशिया और ऑस्ट्रिया में एक बहुत मेजर वॉर हुआ था। ऑस्ट्रिया, अगर आपको याद होगा, जो रानी थी हमारी मेरी, उनका जो है मायका कह सकते हैं, मतलब उनका जो गांव है, ठीक है। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली, अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइप हो रहा है, ठीक है। नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया, अब हम पूरी तरीके से मोनार्की खत्म करने वाले हैं, हम पूरी बगावत कर देंगे, और उन्होंने धावा बोल दिया प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ, ठीक है। और लेकिन जब वो लोग वहाँ पर फ्रांस की तरफ अपने ट्रूप्स भेज रहे थे कि हम अपना जो बगावत करेंगे, उसके पहले ही इस तरीके से उन्होंने वॉर प्लान कर लिया। 1789 में उन्होंने भेजने का डिसाइड किया था, और 1792 में उन्होंने वॉर कर लिया, ठीक है। और ये वॉर किसके खिलाफ था? राजा और जो बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट्स थे, ना कि सिर्फ फ्रांस में, पूरे यूरोप में जो भी बड़े बड़े लोग, रिच लोग, जो हिपोक्रेट लोग रहते, जो अत्याचार करते, उनके खिलाफ था, ठीक है। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेट्रियोटिक सॉन्ग यानी देशभक्ति का गाना उस वक्त रचा गया था मर्साए ने, ठीक है। और उस गाने का नाम था रॉजर्ट लायल, जो है रॉजर्ट लायल। ये सॉन्ग जो है लेटर ऑन मर्साए सॉन्ग है, ये आज जाके जो है फ्रांस का नेशनल एंथम बना है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखना है कि इस दौरान जब वॉर हुआ था प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, उस दौरान ये सॉन्ग रचा गया था, जो आज फ्रांस का नेशनल एंथम बन चुका है। सो अब यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आपको मैंने कॉमन मैन की जो कैटेगरी बताई थी, हमारे जो हीरो लोग थे, उनकी कैटेगरी में भी 3 डिवीजन थे, राइट। याद है वो बुर्जुआ जो लोग थे वो स्टिल थोड़े रिच लोग थे, राइट, थोड़े एजुकेटेड लोग थे, थोड़े बेटर ऑफ थे, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर द वंस हु वर वर्किंग इन पेरिस, बड़े शहरों में काम कर रहे थे, ठीक है। सो लेकिन 1790 में कुछ लोगों को, जो स्पेशली पेजेंट्स और थोड़े गरीब लोग हैं, उनको रियलाइज हुआ कि स्टिल सारी पावर इन बुर्जुआ लोगों के पास ही है,
ठीक है, जो कॉमन मैन में भी जो अपर है उनमें ज्यादा पावर है। वो लोग जिनको ये रियलाइज हुआ वो थे जैकोबिन्स, ठीक है, जैकोबिन्स। उनको ये रियलाइज हुआ कि पावर अभी भी इक्वली बांटी नहीं गई है, तो उन्होंने क्या किया, जैकोबिन क्लब के जो लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि अब इसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा। कौन लोग थे वो? साधारण से शॉपकीपर्स, सर्वेंट्स, डेली वेज वर्कर्स, ये सारे थे। तो आप देखिए अब इन लोगों में कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये जैकोबिन्स हैं और ये बूर्जुआ लोग हैं, ठीक है। इनकी ड्रेसिंग में आप देखिए, इनके कपड़े जो है, इनको बुलाया जाता था जैकोबिन्स को सांस क्यूलॉट्स। क्यूलॉट्स अगर अभी आजकल फैशन में बीच में आया था, लड़कियों को पता होगा, इस तरीके के होते हैं, पैंट्स थोड़े लूज होते हैं। बेसिकली यू नो जो डॉक वर्कर्स है, जो यू नो शिप के यहाँ पे जो काम करते हैं, वो ऐसा पहना करते थे। आपको पता है वो टाइम पे फ्रांस का फैशन क्या था? वो टाइम पे फ्रांस में ना लड़के नी लेंथ तक के जो ट्राउजर्स या पैंट्स आप कह सकते हैं वो पहनते थे। तो वहाँ के वैसे कपड़े पहनना मतलब आप एक अच्छे क्लास के हैं, ठीक है। सो इन लोगों ने, जैकोबिन्स ने डिसाइड किया कि हम ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे, हम ऐसे पहनेंगे ताकि हमारी अलग पहचान दिखे और लोगों को समझे हम इनसे अलग है, ठीक है। ये जो नी लेंथ वाली पैंट्स है उसको ब्रीचेस कहते थे। सो सांस क्यूलॉट्स, जैकोबिन्स को नाम दिया गया सांस क्यूलॉट्स, मीन्स विदाउट द, सांस मीन्स विदाउट, ठीक है, क्यूलॉट्स यानी ये जो क्यूलॉट्स है नी लेंथ पैंट्स, उसके बिना यानी अलग टाइप के कपड़े पहनने वाले लोग, तो इस तरीके से उनका नाम दिया गया, ठीक है। आप जाकर आप देखिए पिक्चर अगस्त 10, 1792 में जब उन्होंने अटैक किया और मोनार्की को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की। देखिए कितना ब्रूटल, कितना खतरनाक पिक्चर है, ठीक है। तो तब जाके एंड हुआ वॉर, एंड हुआ मोनार्की। अब ये कैसे एंड हुआ अब हम यहाँ पर देखेंगे। सो द जैकोबिन्स जो थे, जिन्होंने डिसाइड किया कि ये जो इम्बैलेंस है, इनइक्वालिटी है, इसको ख़त्म करने का, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को ख़त्म करने का प्रयत्न किया ऑन अगस्त 10, 1792, ठीक है। और इस तरीके से इफ यू सी, उन्होंने अटैक किया, ठीक है। कौन सी पैलेस पे अटैक किया? पैलेस ऑफ ट्यूइलरी, ठीक है। इस पैलेस पे उन्होंने अटैक किया और बिकॉज जो प्रॉब्लम ये हुई थी कि खाने के लिए कमी हो गई थी और प्राइसेस बहुत हाई हो गए थे, बहुत अगेन इनइक्वालिटी फिर भी चल ही रहा था। तो फिर जो है इन लोगों ने डिसाइड किया और उन्होंने पैलेस में अटैक किया। अब जैसा हम जानते हैं कि रॉयल फैमिली जो थी, जो राजा लोग थे, वो भागने की ऑलरेडी कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने फिर फाइनली भागने का जो है प्लान किया और ऑलमोस्ट जो है सक्सेसफुल हो गए। उनकी जान जाते जाते बची, उनके सारे जो गार्ड्स है, राजा के जो गार्ड थे वो सारे मर गए और राजा और उसकी जो फैमिली थी वो बच गई। थोड़ा सा असेंबली ने प्रोटेक्शन दिया उनको और वो भाग गए। तो फाइनली जो लिमिटेड मोनार्की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, वो ख़त्म हो गई, ठीक है। और बाद में फिर इलेक्शंस रखे गए, ऑल बिकॉज ऑफ जैकोबिन्स इलेक्शंस रखे गए। और पहले का रूल आपको अगर याद होगा कि सिर्फ 25 साल से ऊपर के जो मेन हैं, जो टैक्स भरते हैं, वो ही लोगों को वोट करने का राइट है। और अब नया रूल आ गया कि जिसकी भी एज 21 से ज़्यादा है वो वोट कर सकता है, भले वो अमीर हो या गरीब हो। लेडीज़ को अभी भी नहीं था, मेन को था, ठीक है। और मेन जो है 21 साल से ऊपर, अमीर हो या गरीब हो, टैक्स भरे ना भरे, उनको वोटिंग के राइट्स है और उसके तहत इलेक्शन होल्ड किए गए। 1792 में ही अगस्त 10 में ये अटैक हुआ। फिर सितंबर में विद इन ऑलमोस्ट 1 मंथ जो है एक नई असेंबली बनाई गई और ये जो न्यू असेंबली थी उसको बुलाया गया कन्वेंशन, ठीक है। कन्वेंशन वाली जो असेंबली थी, उन्होंने मोनार्की को पूरी तरीके से अबॉलिश, खारिज कर दिया गया और फ्रांस को रिपब्लिक करके अनाउंस किया। अब फ्रांस एक रिपब्लिकन पावर थी, ठीक है। और उसमें एक गवर्नमेंट था, यू नो रिपब्लिक क्या होता है, इट्स अ फ्री गवर्नमेंट, राइट। सो लुई द 16 जो राजा था, फाइनली उस राजा को जो है डेथ सेंटेंस मिल गया और उसकी जो है डिसीजन ले ली गई कोर्ट ने। कौन सी चार्ज लगाई गई उस पर? ट्रीजन यानी धोखाधड़ी की चार्ज पे लुई द 16 वहाँ के राजा को डेथ सेंटेंस दिया गया। आई मीन आप सोच सकते हैं, एक राजा को पूरी प्रजा ने मिलके गिरा दिया, क्या पावर होता है लोगों में। तो ऑन 21 जनवरी, ठीक है, विद इन अराउंड सम मंथ्स 1793 में फाइनली राजा को एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया और लुई द 16 की कहानी यही हो जाती है ख़त्म, ठीक है। अब लेकिन जैसे ही राजा की डेथ हो गई 1793 में,
वहाँ से लेके 1793 से लेके 1794 एक साल जो है टेरर, दहशत का राज था। रेन ऑफ टेरर यानी दहशत का मौसम हो गया था। कैसे? एक लॉयर था, ठीक है, बहुत पावरफुल लॉयर था, उसका नाम था रोबस्पेयर। रोबस्पेयर जो है वो राजा था और बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था। उसने ये दहशत का माहौल बनाया। लॉयर था, मैंने राजा बोला क्या? रोबस्पेयर जो था एक लॉयर था और उसने ये दहशत का माहौल बनाया। वो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था, ठीक है। वो उस कमिटी ऑफ रिपब्लिक सेफ्टी का लीडर था और इवन वो एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ नेशनल कन्वेंशन, जो अभी न्यू कन्वेंशन बना था, उसका भी लीडर था और सबसे ज़्यादा पावरफुल मैन था वो पूरी फ्रांस में, ठीक है। और उसने अपनी इस कमेंट में, जो आप पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेन किया कि टेरर क्या होता है। बेसिकली उसने लोगों की फीलिंग्स और दहशत को एक तरीके से इंटरप्ले करके फ़ायदा उठाया, ठीक है। और उसने कहा, रॉबस्पेयर ने, देखिए आप, उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबस्पेयर, और उसने जो है ऑलमोस्ट कई सारे लोगों की जानें ली, ठीक है। बहुत सारे प्रोमिनेंट यानी मेजर सिटीजन्स एंड नॉट सो प्रोमिनेंट यानी इतने भी फेमस नहीं हैं वैसे साधारण लोगों की भी जानें ली। कैसे? उसने एक न्यू पॉलिसी लगाई, बहुत ज़्यादा कंट्रोल और ज़्यादा खतरनाक पनिशमेंट की पॉलिसी, ठीक है। पॉलिसी कुछ ऐसी थी, ठीक है। अब वो एक लॉयर था तो सोचो, ऊपर से मास्टरमाइंड, तो उसकी पॉलिसी कुछ ऐसी थी कि एक वेजेस पे सीलिंग होगा यानी कैप होगा यानी लिमिट होगा। आपकी पगार एक ही लिमिट तक, उससे ज़्यादा किसी को पगार नहीं मिलेगी। मीट और ब्रेड राशन के हिसाब से मिलेंगे, ठीक है। जो पेजेंट्स है, ठीक है, जो गरीब लोग हैं, पेजेंट्स हैं, उनको ज़बरदस्ती अपनी जो भी ग्रेन्स है जो उगाते हैं वो लोग, उसको एक फिक्स्ड प्राइस पर ही बेचने को लगाया गवर्नमेंट ने। तो बहुत ज़्यादा एक प्रेशर आ गया था कॉमन लोगों पे कि उसी फिक्स प्राइस पर रखना पड़ा। और चर्च पूरी तरीके से शट डाउन हो चुके थे, पूरा बिल्डिंग को कन्वर्ट करके उन्होंने बैरक्स, ऑफिसेस, ये सब बना दिया था। तो चर्च का पूरा जो है ख़त्म कर दिया था सिस्टम। एंड जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, जो मैंने आपको पहले बताया ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, उसमें जो भी प्रोमिसेस दी गई थी जनता को, वो सारी जो है छीन ली गई और पूरा दहशत का माहौल हो चुका था। पूरी शहर में जो है एक लोगों ने इतना ज़्यादा डर सा हो गया था, और जो भी उस डर के खिलाफ खड़ा होता वो अगला विक्टिम हो जाता, यानी अगला उसी पे हमला होता और उसी को पनिशमेंट, जो सीवियर पनिशमेंट ऑफ डेथ मिल जाती। लेकिन फाइनली जैकोबिन्स, जो हमारे एकदम लोवेस्ट जो कॉमन मैन थे, उन्होंने दे हैड इनफ, मतलब उनको बस हो गया अब, और अब उन्होंने डिसाइड कर लिया और रॉबस्पियर के खिलाफ बगावत करके उसको अरेस्ट करवा दिया और उसको एग्जीक्यूट यानी उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया इन 1794 जुलाई। तो आप देख सकते हैं टोटल 1789 से लेकर 1794 ये जो 5 साल है, इतने यू कैन से इवेंटफुल, इतने सारे इवेंट्स हुए फ्रांस में। सो कैसे एक राजा का पतन हुआ और दूसरी लॉयर का भी जो कॉमन मैन में इतनी पावर है कि उसको भी एग्जीक्यूट करा दिया। अब आगे हम देखते हैं। फिर अब जब ये रॉबस्पियर निकल गया, उसके बाद अब आनी पड़ेगी नई जो है कॉन्स्टिट्यूशन, या हम डायरेक्टरी कह सकते हैं, ठीक है। अब लोग थक चुके थे, पिछले 5 सालों से इतनी इंस्टेबिलिटी थी, कौन हमारा राजा, कौन हमारा लीडर, इतना खून खराबा था, लोग लिटरली थक चुके थे और अब उनको चाहिए था कुछ साधारण, कुछ मॉडरेट। तो 1795 में ऑलमोस्ट 1 साल बाद रिपब्लिक पूरी तरीके से चला गया था। 5 लोग थे मेन जिनकी बिजनेस इंटरेस्ट थी काफ़ी, उन लोगों को जो है पावर दे दिया गया, एग्जीक्यूटिव पावर इन फ्रांस। तो पूरी तरीके से रिपब्लिक को हटा दिया गया और 5 मैन को सिलेक्ट किया गया, बिजनेसमैन, एंड उन लोग को एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया। अब इस न्यू गवर्नमेंट को क्या कहलाते थे? वो न्यू गवर्नमेंट कहलाती थी द डायरेक्टरी, ठीक है। द डायरेक्टरी जो है बहुत ही कंजर्वेटिव थी, थोड़ी रिपब्लिक जैसे नहीं थी और इतनी खासा इफेक्टिव भी नहीं थी, ठीक है। बट स्टिल अब आता है एंट्री ऑफ द रियल बैडी नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्टे जो है ये एक्चुअली यहाँ तक आपको सीमित है 9th स्टैंडर्ड में। नेपोलियन की थोड़ी इंट्रोडक्शन दी गई, इसका डिटेल आपको 10th स्टैंडर्ड में है, पर थोड़ी इंट्रोडक्शन तो दी है तो उसको भी जानना पड़ेगा। सी लुक एट दिस मैन इज़ अ रेवोल्यूशनरी मैन, पूरा दुनिया इनको जानता है। लोगों ने
रेडीली एक्सेप्ट कर दिया नेपोलियन बोनापार्टे को। शुरू में लोगों ने रेडीली एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने एक रेवोल्यूशन निकाला था, कूप दी एक्टे, ठीक है, वो रेवोल्यूशन निकाला था और वो लोगों ने 1799 में एक्सेप्ट कर लिया था और लोगों को लगा अब स्टेबिलिटी आ गई है, रेवोल्यूशन ख़त्म हो चुका है। और वाज इट, क्या रियल में ये हुआ? ठीक है, तो ये अब हम देखेंगे। तो बेसिकली कुछ 5 सालों में थोड़ी स्टेबिलिटी आने लगी थी फ्रांस में, अच्छा माहौल बनने लगा था। लेकिन फिर नेपोलियन बोनापार्टे ने एंट्री ली 1804 में। नेपोलियन बोनापार्टे ने खुद को फ्रांस का एम्परर ऐलान कर दिया, खुद को उसने फ्रांस का राजा बना लिया। और फिर उसने क्या डिसाइड किया, फ्रांस यूरोपियन कंट्रीज जो बाकी है उन सबको मैं अब हड़प लूँगा। ठीक है, कई लोगों ने स्टार्ट में समझा कि ठीक है नेपोलियन एक बहुत पावरफुल मैन है, ठीक है, और वो बहुत अच्छा हमारे देश के लिए कर रहा है, एक लिबरेटर की तरह, मतलब हमें फ्रीडम दिला रहा है। ठीक है, स्टार्ट में जो हमें फ्रीडम लाएगा, हमें अच्छे दिन दिखाएगा, वैसे समझा लोगों ने बोनापार्टे को। लेकिन जल्द ही नेपोलियन की जो आर्मी थी उसको धीरे धीरे लोगों ने समझा इट्स इन्वेडिंग फोर्स, यानी बहुत ही क्रूर और बहुत ही एकदम फोर्सफुल आर्मी थी। और फाइनली जो है स्पॉइलर अलर्ट, नेपोलियन को ऑफकोर्स देखो जो भी एक्सट्रीम करता है करप्शन वो एंड होता ही है, उसका इतिहास गवाह है। नेपोलियन को भी वाटरलू का एक बहुत बड़ा बैटल हुआ था, वाटरलू नाम की जगह है, वहाँ पे बहुत बड़ा बैटल हुआ था, उसमें नेपोलियन को डिफीट कर दिया गया इन 1815। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है बेसिक जो आपको 9th में इतना पढ़ना है। ठीक है, नेपोलियन खुद को ये नहीं समझता था कि मैं एक बहुत क्रूर आदमी हूँ, वो खुद को मॉडर्नाइजर समझता था कि मैं यूरोप का रुख बदल रहा हूँ, यूरोप को एक नया एक तरीके से नया अपीयरेंस दे रहा हूँ। और उसने बहुत सारे नए नए लॉज भी निकाले थे, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए लॉज और वेट्स एंड मेजर का यूनिफॉर्म सिस्टम निकाला था उन्होंने। तो लेकिन कई सारी जो उसकी रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ है जो लिबर्टी को लेके या नए कानून को लेके वो अभी भी यूरोप में लास्टिंग इम्पैक्ट है उसका, अभी भी चलते हैं। बट ओवरऑल नेपोलियन एक बहुत ही विशियस, बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर था। ऑलराइट, सो दैट वाज अबाउट नेपोलियन बोनापार्टे, जितना आपको क्लास में। सी दिस इज द बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, ये वॉर था जहाँ पे नेपोलियन का पतन हुआ आखिर में। आप ये रियल पिक्चर है, एक्चुअली रियल पिक्चर वो टाइम फोटोग्राफ नहीं होती ना, पेंटिंग होती है। सी द अमाउंट ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन दिस बैटल एंड दीज आर द ट्रूप्स। ठीक है, ये बेल्जियम में हुआ था जून 18 को। ठीक है, इसका भी थोड़ा जिक्र है आपकी टेक्स्ट बुक में। जून 18 1815 में हुआ था बेल्जियम में। और फाइनली जो है फ्रेंच मिलिट्री लीडर जो है नेपोलियन और उनका एम्परर नेपोलियन बोनापार्टे की एंड हुई थी। और उसने ऑलमोस्ट जो है ना यूरोप को हड़प ही लिया था, वाटरलू की तरफ जा ही रहा था कि यहाँ पर वो हार गया। ठीक है, और इसमें आप थोड़ा सा देखिए, फ्रेंच गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल ले लिया था और वो बन चुका था राजा। उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। 1804 में राजा बना था, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन जो है काफ़ी वॉर के बाद उसने अपना एक्सपेंशन भी कर लिया था। लेकिन रशिया में जब 1812 में उसने इन्वेजन करने की कोशिश की, उसने घुसने की कोशिश की, तो थोड़े थोड़े उसको हार झेलने पड़े, वहाँ पे डिफीट मिला उसको। और धीरे धीरे उनको जो है कैदी बना लिया, बंधक बना लिया। और 1814 में उनको एग्जाइल में डाल दिया था। और फिर एग्जाइल मतलब हम वनवास कहते हैं, जैसे ना वास बेसिकली। फिर 1815 में वापस फ्रांस में आए और यहाँ वापस उन्होंने अपनी पावर गेन की। लेकिन बैटल ऑफ वाटरलू में फाइनली उनकी जो ब्रिटिश एंड क्रिश्चियंस ने मिलके इनको हरा दिया नेपोलियन को, और इनकी जो है रेन, उनके राज्य का एंड बता दिया। सो दैट इज ऑल अबाउट बैटल ऑफ वाटरलू। सो बेसिकली पूरी कहानी का फ्रेंच रेवोल्यूशन का समरी ये है कि लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स देनी थी फ्रांस को, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट था फ्रेंच रेवोल्यूशन का फैक्टर। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी यूरोप में बाद में और भी काइंड ऑफ रेवोल्यूशंस होने लगे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की आइडियाज़ से काफ़ी लोगों ने इंस्पिरेशन लिया। हमारे इंडिया में भी इनफैक्ट टिपू सुल्तान और राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय हैं, इन्होंने इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की आइडिया से काफ़ी इन्फ्लुएंस लिया था और हमारे देश को आज़ाद कराने में कंट्रीब्यूशन कराया था। सो नेपोलियन के जाने के बाद अगर आपको पता है, जैसे मैंने बताया था, ऑलमोस्ट 18
1800 से 1815 तक नेपोलियन ने राज किया 15 साल, और उसके बाद यूरोप ने बहुत उतने सालों में और उससे पहले भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान यूरोप में फ्रांस ने बहुत कुछ जो है उथल पुथल का माहौल एक्सपीरियंस किया था। सो अब जो नया कानून आया, ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े पावरफुल जो कंट्रीज थे आसपास, वहाँ के जो डिप्लोमैट्स हैं वो सारे मिले एट द कांग्रेस ऑफ वियना में मिले, ठीक है, कि अब जो है 1814 के जो दौरान बैटल वगैरह में नेपोलियन का जो पतन हुआ था उसके आगे अब कैसा हमने रहना है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो बाउंड्रीज है, नेशनल बाउंड्रीज, उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा, यानी पूरे यूरोप में जो अलग अलग कंट्रीज है अपनी अपनी बाउंड्री में रहेगी। अगर कोई भी कंट्री थोड़ा ज़्यादा ओवर स्मार्ट बने और दूसरी कंट्री पर अटैक करने की कोशिश करे तो बाकी सारी कंट्रीज मिलके इस ओवर स्मार्ट कंट्री को जो है एक तरीके से डिफीट कर देंगी। तो ये नया उन लोगों ने ट्रीटी डिसाइड किया, और फिर इवन नेपोलियन के जाने के बाद जो भी राजा आए उन्होंने यही डिसाइड किया था कि अभी कोई भी रेवोल्यूशन को पनपने नहीं देंगे हम। फ्रेंच रेवोल्यूशन ज़रूरी था, लेकिन जितना ज़रूरी था उतना ही भयानक भी था वो। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे और भयानक जो है रेवोल्यूशंस और नहीं होने चाहिए। अब राजा नया कौन बना था? लुई द 18th जो था लुई 16 का भाई था, और उन्होंने देखा था कि उसके भाई ने कैसे कैसे काम करे थे जिसकी वजह से उसको फांसी लगी थी। तो ऑफ कोर्स लुई द 18 को एक तरीके से सदमा पहुंचा हुआ था, और उसको एहसास था कि अगर उसने लुई द 16 की तरह से काम किया तो उसका भी फ्यूचर वही होगा। तो उनको डिसाइडेड था कि अब मुझे और कोई रेवोल्यूशन नहीं चाहिए फ्रांस में, तो एक प्रॉपर जो है रूल लगानी है। और इवन उसके बाद बहुत सारे रिएक्शनरी गवर्नमेंट्स आने लगे, और अब फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन के रूल, इन सबको एक्सपीरियंस करने के बाद जो फ्रांस का जो सिस्टम था या फ्रांस का जो कंट्री था, उन्होंने एकदम से डिसाइड कर लिया था कि अब और और इवेंट्स और हैपनिंग नहीं देखना है। और इनफैक्ट बहुत सारे जो नेक्स्ट रूलर्स आए थे उनके दिलों में यही था, एक डर था कि ऐसा कोई रेवोल्यूशन दोबारा ना हो, तो हम संतुलन में जो है ये देश चलाए। और रेवोल्यूशन जो है फिर भी पूरे यूरोप में कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी चल रही थी। तो आपकी कहानी यही तक है, बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी है ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब हम देखते हैं हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट Q&A, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, मेजर किस टाइप के आ सकते हैं, और उसके अलावा हम देख सकते हैं कौन से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप भी साथ ही साथ आंसर दीजिए। मेरे सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी देखते कितना आप लोगों ने ध्यान से मेरी कहानी सुनी। द थर्ड स्टेट कंप्राइज्ड ऑफ, इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगी थर्ड स्टेट कौन कौन थे। फर्स्ट स्टेट में कौन था, जल्दी से बताओ। फर्स्ट स्टेट में था द क्लर्जी, द चर्च पीपल। सेकेंड स्टेट में नोबल्स, राइट। थर्ड स्टेट, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कौन थे। पुअर सर्वेंट्स एंड स्मॉल पेजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स। बी ऑप्शन है पेजेंट्स एंड आर्टिसंस। सी ऑप्शन है बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स एटसेट्रा। ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज जरूर सिर्फ गरीब नहीं थे थर्ड स्टेट में। एक छोटा सा पोर्शन अगर आपको याद है, यहाँ पर वो टेबल था 3 पार्ट का, तो उसमें बिजनेसमैन भी थे, पेजेंट्स भी थे और लैंडलेस लेबरर्स भी थे। तो तीनों की तीनों कैटेगरीज थे। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है दैट ईच मेंबर शुड हैव 1 वोट। याद है वो 300 और 600 सबको एक एक वोट देने का हक मिलना चाहिए। किसने कहा था? ये एक्चुअली कहा गया था रूसो ने, ठीक है। ये रूसो फिलोसोफर जो है उन्होंने, जैक रूसो, उन्होंने ये बोला था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन वाज टेकन बाय द कन्वेंशन। कन्वेंशन जो बाद में आया था, उन्होंने क्या डिसीजन लिया? ए ऑप्शन है डिक्लेयर्ड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। बी अबॉलिश द मोनार्की। सी ऑल मेन एंड वुमेन अबव 21 years गॉट द राइट टू वोट। D, declared France a republic. The answer to this is D, कि कन्वेंशन ने आकर जो है फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया था। Which of the following is not the idea of the revolutionary journalist Desmoulins about liberty? ये आपको इस बंदे के बारे में भी थोड़ा सा याद रखना है, जस्ट इन केस दे आस्क। डेमोलिन जो है ये हमारे एक जर्नलिस्ट है, और उनका जो आइडिया था वो बी है, लिबर्टी इज हैप्पीनेस। लिबर्टी, फ्रीडम क्या होता है? खुशी, हैप्पीनेस, रीजन, जस्टिस, इक्वालिटी एंड जस्टिस। सॉरी, हाउ
हाउ डज सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन? सब्सिस्टेंस क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको याद होगा मैंने स्टार्ट में आपको बताया था बैंकरप्सी क्यों हो गई थी फ्रांस में, फ्रांस गरीब क्यों हो गया था और उसके बाद क्राइसिस क्यों हुआ था। सो इसमें ऑप्शंस दिए हैं, बैड हार्वेस्ट लीड्स टू स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स, food prices rise and poorest cannot buy bread, leads to weaker bodies, diseases, deaths and even food riots and finally all of the above। चारों के चारों हुए थे, बैड क्रॉप्स हो गई थी और फूड प्राइसेस बढ़ गए थे, डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, बीमारियां और मौत हो रहे थे। सो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं, In the war against Prussia and Austria, the army sang which patriotic song? बहुत easy है, अभी national anthem भी बन चुका है फ्रांस का। What's the answer? A, B, C, D. The answer is B, Marseille. Okay. Next है Marseille. Okay. Which of the following statements is untrue about the third estate? ठीक है, third estate जो है इसके बारे में untrue, ठीक है, सही क्या है वो नहीं बताना है। The third estate was made of the poor only. Third estate was some were rich, some were poor. C option है richer members who owned lands. Fourth is peasants who served in armies and built roads. इसमें से कौन सा untrue है? A untrue है, सारे के सारे सिर्फ गरीब नहीं थे, हमें भी पता है थर्ड estate में थोड़े अमीर लोग भी थे, ठीक है। एट्थ है who wrote the pamphlet called what is the third estate? ये भी मैंने आपको सिखाया है, ये किसने लिखा है? बी ऐप ने ये लिखा है। और गिलेटिन वॉज, गिलेटिन क्या होता है मैं आपको ड्राइंग करके बताती हूँ, आपको पता है, आपने देखा भी होगा गिलेटिन। ये ना फांसी देने का एक तरीके से यू नो यू कैन से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मैं यहाँ बनाती हूँ, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे ये 3 गैप्स क्या है, ठीक है, ये एक ऐसा सा होता है और ऊपर जो है लटक रहा होता है एक बहुत शार्प, यू कैन से नाइफ लाइक थिंग, बहुत शार्प होता है। यहाँ पर इंसान का हाथ आता है और यहाँ उसका आता है सर। Why will he be happy? और ये जो है ये सीधे गिर जाता है, ये हाथों को यहाँ पे बांधा जाता है, ये आपने देखा होगा, अब तक आपको समझ गया होगा मैं किसके बारे में कह रही हूँ। और ये जो है इनके सर पे गिरता है और सीधे सर कलम कर देता है। सो दैट इज गिलोटिन। ऑप्शन नंबर which one? A, no, a device consisting of 2 poles and a blade with which a person was beheaded. Answers are given near here only. Next is 10th, when did French Revolution begin? अगर ये आंसर आपने रॉन्ग लिखा ना तो फिर समझ जाओ, पूरा मैंने स्टोरी शुरू किया था जुलाई 14, 1789 में ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। ये है MCQs जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग आंसर्स, पॉलिटिकल क्लब्स क्यों बने थे? पॉलिटिकल क्लब्स कौन से हैं? जैकबिन्स याद है, वो पैंट वाले, फुल पैंट पहनने वाले, वो क्यों बने थे? क्योंकि जो गरीब थर्ड एस्टेट लोग थे उन लोगों ने रियलाइज किया कि अमीर लोग अभी भी प्रिविलेज ले रहे हैं, इनइक्वालिटी है, वोटिंग राइट सिर्फ उनको है, तो उन्होंने डिसाइड, और सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, अमीरों को ही सारे राइट्स दिए गए हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक क्लब फॉर्म करेंगे और इनके खिलाफ रिवोल्ट करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट वाज द सब्सिस्टेंस क्राइसिस। देखो दोबारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई डिड इट अकर इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम? तो आपको यहाँ पे ओल्ड रेजिम को पहले डिस्क्राइब करना पड़ेगा। 3 एस्टेट्स जो है, क्लर्जी, नोबल और कॉमन मैन। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा, वो वोटिंग सिस्टम भी बताना पड़ेगा, प्लस आपको बैंकरप्सी ऑफ फ्रांस के बारे में डिटेल देना पड़ेगा, फ्रांस क्यों बैंकरप्ट हुआ था, 4 मेजर रीजंस, और ड्रॉट के बारे में भी बताना पड़ेगा, फैमाइन जो होता है, सूखा, उसके बारे में भी। ये सारे रीजंस थे। और तो और फ्रांस की पॉपुलेशन भी बढ़ गई थी, 28 मिलियन थी, और फूड कम हो गया था। सो ये सारी रीजंस के वजह से जो है सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गया था। नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वर्कड इन फ्रांस। ठीक है, दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कौन सा वाला है? 1791 का है, जिसमें वोटिंग राइट्स लिमिटेड थे, अगर आपको याद होगा। तो 4 मेजर इनफैक्ट उसके फीचर्स थे। सबसे पहला कि एक्टिव और पैसिव में डिवाइड कर दिया गया था पॉपुलेशन को। एक्टिव जो टैक्स पेयर से अर्निंग पीपल हैं, और उनमें से इलेक्टर्स डिसाइड किए गए थे,
और उसके बाद सेकेंड था कि वोटिंग राइट्स किसको दिया जाएगा, मैन अबव द एज ऑफ 25 हु पेड द टैक्सेस, जो टैक्स भरते थे उनको दिया जाएगा, और बाकी लोगों को पैसिव सिटीजन बताया जाएगा, और फाइनली इलेक्टर बनने के लिए आपको हाईएस्ट टैक्स पेयर बनना पड़ेगा। सो दैट इज द एंड गाइज, दैट इज ऑल अबाउट योर फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपको होप ये समझ में आया हो। सो दैट इज द एंड गाइज, दैट इज ऑल अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन। होप आपको समझ में आया। बहुत ही डायनामिक कहानी है, स्टार्टिंग फ्रॉम इनइक्वालिटी से कैसे गुजर के कैसे रिवोल्ट किया है। इस वीडियो को आप एक लेक्चर की तरह ना लीजिए, एक कहानी की तरह सुनिए, ईयरफोन्स कान में लगा के, आंख बंद करके, अपनी इमेजिनेशन को दौड़ने दीजिए। कुछ डेट्स है जो आपको याद करनी पड़ेगी, कुछ लोगों के नाम हैं, किताबें हैं जिनको याद करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ याद करने जैसा है नहीं। हर एक रेवोल्यूशन जैसा होता है वैसा ही कुछ रेवोल्यूशन ये भी है। तो अगर आपको, लेकिन मैं एक टिप देती हूँ, एग्जाम में अगर आपको डेट्स वगैरह इतनी खास याद नहीं आ रही है, स्पेशली बहुत पढ़ने के बाद भी, तो कोई नहीं, जितनी कहानी आपको समझिए, कहानी भी लिखेंगे तो पास तो हो ही जाएंगे आप। एग्जाम में पेपर खाली छोड़कर नहीं आना है, ये कहानी तो ज़रूर लिखना है, और डेट्स जितना याद करेंगे तो फिर बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सो होप आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।